हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और टिश्यू वाले चैप्टर में भाई अभी हमने पढ़ा था कि भाई हमारे शरीर में चार ऊतक होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उसमें से भाई जो उपकला ऊतक वाला टॉपिक था वो हम पूरा कर चुके हैं कि कौन कौन से टाइप की उपकला मिलती है। तो इससे पीछे वाले जो लेक्चर्स है वो आप जाके देख सकते हो। उसमें उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो एक चीज याद रखना भाई, आपके शरीर में अगर हम देखें जो सबसे फैला हुआ जो टिश्यू होता है और सबसे ज्यादा अमाउंट में भी जो होता है मात्रा में, वो कौन सा होता है? आपका संयोजी ऊतक होता है। और जैसे कि भाई इसके नाम से पता लग रहा है संयोजी, तो करता क्या भाई, ये जो ऊतक है ये आपके शरीर के अलग अलग अंगों को क्या है, एक तरीके से स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से मतलब फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से क्या करता है, इन सबको जोड़ता है आपस में। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? संयोजी उत्तक नाम रखा गया है। ठीक है। अब एक चीज है भाई, जैसे आप जान रहे हो भाई, सबसे पहले क्या होगा भाई, शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है और सबसे ज्यादा जो फैला हुआ उत्तक है वो यही होता है ना। इसका नाम क्यों रखा है भाई? कि शरीर के जो अन्य अंग उत्तक है उन दोनों उन सबको आपस में जोड़ने का और सहारा देने का काम करता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? संयोजी उत्तक। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि भाई जब हम संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो आपके शरीर में कौन कौन से ऐसी संरचनाएं हैं जो संयोजी ऊतक के अंदर आती है। तो पहले हम एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आप अगर हम संयोजी ऊतक की बात करें तो शरीर में जो संयोजी ऊतक है उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? भाई सबसे पहले है आपके लचीले संयोजी ऊतक, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में याद रख लेना दो ऊतक आते हैं आपके। कौन कौन से? एक तो कृत्तिका ऊतक जिसको हम एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, और एक होता है आपका वसा उत्तक, है ना, जो आपके शरीर में वसा होती है। वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, वो आपका किस में आ गया? लचीले संयोजी उत्तक में आ जाता है। दूसरा अगर हम देखें कैटेगरी तो उसको बोलते हैं हम सघन संयोजी उत्तक। इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं खाली क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि भाई इनका जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। तो पहला हो गया आपका लचीला संयोजी उत्तक। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है हमारा कौन सा? आपका सघन संयोजी उत्तक। अब सघन संयोजी उत्तक को अगर आप देखो तो इसमें दो तरीके के आते हैं। एक तो होता है सघन नियमित जिसको हम डेंस रेगुलर, और एक सघन अनियमित जिसको हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। इसके अलावा तीसरा अगर हम देखें जो कैटेगरी यहां पर है उसको हम बोलते हैं विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इनके अंदर थोड़े बहुत क्या चेंज हो जाता है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाती है। अब अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो भाई इसमें आपके दो आते हैं। एक तो आपका कंकाली उत्तक, है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। भाई जैसे अगर हम बात करें किसी भी जीव की या हमारे शरीर की बात करें तो हमारा जो पूरा शरीर है उसमें भाई हमें क्या मिलता है? कंकाल मिलता है। और हमारा जो कंकाल तंत्र है मेनली वो दो चीजों से बना हुआ होता है। एक तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? अस्थि मिलती है, बोन्स। और दूसरा आपको क्या मिलती है? उपास्थि मिलती है, कार्टिलेज मिलता है। तो ये जो अस्थि और जो उपास्थि है ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाते हैं? आपके जो कंकाली संयोजी उत्तक होता है। इसके अलावा भाई जैसे अगर देखें रक्त की बात करें और लसिका की बात करें, भाई दोनों तरल अवस्था में होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये हमारे एक अलग कैटेगरी के अंदर आता है जिसको हम तरल संयोजी उत्तक या फिर फ्लूइड या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं इनको। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। याद रखना भाई संयोजी उत्तक को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। लचीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक और आपके विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। लचीले में दो मेनली आते हैं, कृत्तिका उत्तक और वसा उत्तक। सघन में दो हैं, कौन कौन से? सघन नियमित और सघन अनियमित। और बात करो तीसरी कैटेगरी की विशिष्टीकृत की तो उसमें आपके दो आते हैं मेनली, एक तो कंकाली और एक आपका होता है तरल संयोजी उत्तक। कंकाली में क्या आ जाएगा? अस्थियां और आपकी उपास्थि। और जो विशिष्टीकृत है उसमें क्या आ जाएगा? एक तो रक्त आ गया आपके पूरे शरीर का, और आपके शरीर में एक जो लसिका होती है, लिम्फ जो होता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई हमने संयोजी उत्तक को किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। अब देखो आप कोई भी संयोजी उत्तक लो या हम नॉर्मली शरीर में कोई भी उत्तक की बात करें तो इतना हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी उत्तक आप शरीर में लो तो उसमें आपको क्या मिलेंगी? उसमें आपको कोशिकाएं मिलती हैं। जैसे भाई हमने उपकला उत्तक पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा था
कि कोशिकाएं होती हैं और बाहर कोशिकाओं के क्या मिलता है, आधात्री। अब एक चीज याद रखना भाई, जैसे हमने उपकला में पढ़ा था, उपकला में कोशिकाएं ऑलमोस्ट आपस चिपकी हुई होती है। संयोजी ऊतक में ऐसा नहीं होता। जैसे रक्त की बात सोचो आप, कि रक्त में भाई ये हमारी 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वो सारी फैली हुई होती हैं, चिपकी हुई नहीं है आपस में। तो होता क्या भाई, इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा अवकाश मिलता है। ठीक है, एक कैप मतलब एक स्पेस है, सेल्स दूर दूर होती हैं थोड़ी सी, और इनके बीच में अगर आप देखोगे आपको दो चीजें मिलती हैं। क्या क्या? एक तो ऐसे धागे जैसी संरचनाएं मिलती हैं, और इन धागे जैसी संरचनाओं को बोला जाता है तंतु। इंग्लिश में इनको बोल देते हैं हम फाइबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी संयोजी ऊतक ले लो, पहली चीज आपको क्या मिलेगी, वहां पर कोशिकाएं मिलती है। फिर कोशिकाओं के बाहर अगर आप देखो तो आपको वहां पे दो चीजें मिलती है। एक तो आपको कुछ धागे जैसी संरचनाएं मिलती हैं, कौन सी, जैसे तंतु, जिनको हम तंतु बोलते हैं। और इन तंतु के बीच में जो कैविटी होती है, इनके अंदर अगर आप देखोगे यहां पर थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। तो यहां पर जो मटेरियल होता है, मतलब वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है एक, जिसको हम आधारीय तत्व या फिर ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप इनमें से कोई भी संयोजी ऊतक उठा लो, चाहे आप लचीले संयोजी ऊतक की बात करो, चाहे सघन की बात करो, चाहे विशिष्टीकृत की बात करो, सब में क्या मिलेगा भाई, सबसे पहले कोशिकाएं होंगी। फिर कोशिकाओं के बाहर जो खाली जगह होती है वहां पे तंतु मिलते हैं। अभी के लिए याद रख लेना, सिर्फ अगर मैं बात करूं किसकी, तरल संयोजी ऊतक की, तो सिर्फ तरल संयोजी ऊतक को छोड़ दो, उनमें तंतु नहीं मिलते। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो गर्तिका हो, चाहे आपका वसा हो गई, चाहे सघन नियमित हो गया, चाहे सघन अनियमित हो गया, चाहे अस्थि हो गई, चाहे उपास्थि हो गई, सबके अंदर आपको कोई ना कोई तंतु मिलेगा ही मिलेगा। और उन तंतुओं के बीच में क्या है, कुछ हमें प्रोटीन्स और कुछ रूपांतरित पॉलीसेकेराइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एक मिक्सचर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको भरण या फिर आधारीय तत्व। अब हमको यही पढ़ना है इस पूरे टॉपिक के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में, कि भाई जैसे कृतिका ऊतक है, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं, उसके अंदर कौन कौन से तंतु मिलते हैं, और भरण पदार्थ जो है उसका आधारित तत्व वहां पे क्या क्या होता है। तो अब हमें पूरे इस टॉपिक में, संयोजी ऊतक में, हमें यही पढ़ना है कि जितने भी आप ऊतक देख रहे हो वहां पे संयोजी ऊतक, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है और इनका आधात्री कैसा होता है। भाई जैसे आप अस्थि की बात करो, है ना, हड्डी को हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन भाई जैसे कान हो गया आपका, उपास्थि, इसको आप मोड़ सकते हो। वहीं अगर आप बात करो तरल संयोजी ऊतक की, तो उनका जो आधात्री है वो तरल अवस्था में है। तो होता क्या भाई, आप कोई भी संयोजी ऊतक उठा लो, शरीर में कोशिकाएं होंगी, और क्योंकि ऊतक अलग है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो कोशिकाएं होंगी वो भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और उन ऊतकों का जो काम है वो अलग अलग है, तो उनका जो आधात्री होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे भाई लिक्विड है, ब्लड को फ्लो करना है, तो वो लिक्विड अवस्था में है। हड्डियों को आपको क्या करना है, एक सपोर्ट देना आपकी बॉडी को, तो वो सॉलिड है ना। तो ऐसे आपको कुछ देखने मिलेगा। तो अगर हम संयोजी ऊतक की बात करें, तो जैसे भी आपको बताया कि भाई क्या क्या चीजें मिलती हैं वहां पर, एक तो कोशिकाएं होंगी। अब कौन कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं संयोजी ऊतक में, अभी मैं नाम बता दे रहा हूं खाली, कि भाई कौन कौन सी मिलती है। भाई जैसे आपको एक कोशिका मिलती है, इसको तंतु कोरक और फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। फिर इसके अलावा आपको महाभक्षकाणु, फिर आपकी प्लाज्मा कोशिका, फिर मास्ट कोशिका और वसा कोशिका। ठीक है, तो आप याद रखना भाई, जैसे अगर हम बात करें किसकी, ये जो कृत्तिका संयोजी ऊतक होता है, इसके अंदर ये आपको पांचों कोशिकाएं मिलती है। तंतु कोरक भी होंगी, महाभक्षकाणु भी होंगे, प्लाज्मा कोशिका भी होती है, और मास्ट कोशिका भी होती है, और थोड़ी बहुत आपको वसा कोशिका भी मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी जो वसा ऊतक होता है, भाई जैसे अगर हम देखें कि हमारे लचीले संयोजी ऊतक में देखो तो आपको क्या मिलता है, वसा ऊतक और एडिपोज टिश्यू मिलता है। एडिपोज टिश्यू में याद रखना आपको सिर्फ एक ही टाइप की सेल मिलती है, और वो कौन सी सेल होती है आपकी, ये वसा कोशिका, और ये जो आपकी एडिपोसाइट्स होती है। वैसे भाई जैसे शरीर में अगर हम बात करें किसकी, सघन नियमित की और सघन अनियमित की, तो ये भी दो ऊतक हो गए हमारे शरीर के। इन दोनों ऊतकों में अब याद रखना सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोशिका मिलती है, इन दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ तंतु कोरक कोशिका मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट मिलती है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, अस्थि की, जैसे भाई अस्थि हो गई, कंकाली संयोजी ऊतक, तो यहां पर हमें एक कोशिका मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, अस्थि अणु। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑस्टियोसाइट।
वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, उपास्थि की, कार्टिलेज की, तो उपास्थि में भी हमें एक अलग कोशिका मिलती है जिसको हम उपास्थि अणु बोलते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है इसको। ऐसे ही जैसे भाई रक्त की बात करो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक हो गया। भाई रक्त में हमें कौन कौन सी कोशिका मिलती है, एक तो आरबीसी हो गई, दूसरी डब्ल्यूबीसी हो गई, और तीसरी प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लसिका होती है, लसिका के अंदर भी हमें कोशिकाएं मिलती हैं। और लसिका में ज्यादातर अगर आप देखोगे तो कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं आपको, जो लसिकाणु होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहली चीज, आप कोई भी संयोजी ऊतक लो, आपको कोशिकाएं मिलती है। मैंने आपको बता दिया कि भाई किस किस में कौन कौन सी है। अगर हम कृतिका की बात करें तो वहां पर आपको तंतु कोरक, महापक्षकाणु, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका और वसा कोशिका सब मिलती है। वसा ऊतक की बात करें तो वहां पर सिर्फ आपको वसा कोशिका मिलेगी। अगर मैं बात करूं सघन संयोजी ऊतक की, चाहे वो नियमित हो चाहे अनियमित हो, दोनों में आपको तंतु कोरक कोशिकाएं मिलती हैं। वहीं अस्थि की अगर हम बात करें तो अस्थि अणु, उपास्थि के अंदर उपास्थि अणु, रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और लसिका के अंदर लसिका अणु। ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई पहली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे अभी हम कि कैसे दिखती हैं और ये क्या क्या काम करती हैं। दूसरा अगर हम देखें तो वहां पर क्या मिलता है, कोशिकाओं के बीच में बहुत सारा गैप होता है, और उस गैप में क्या भरा हुआ, आधात्री भरा हुआ है, जिसको हम अंतरा कोशिकीय आधात्री बोल देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया उस आधात्री में आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो वहां पे कुछ धागे जैसे संरचनाएं होती हैं जिनको हम तंतु, रेशे बोलते हैं, और उन रेशों के बीच में जो थोड़ी जगह भरी हुई होती है वहां पर हमें क्या मिलता है, आधारीय तत्व मिलता है, ग्राउंड सब्सटेंस। अब रेशे आप याद रखना, शरीर में मेनली दो प्रकार के रेशे मिलते हैं, है ना। होते और भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं। कौन कौन से, एक तो कोलेजन तंतु, और दूसरा मिलता है हमें इलास्टिन तंतु। ठीक है। और जो हमारा आधारीय तत्व होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, इन तंतुओं के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर भरा हुआ होता है। तो यहां पर हमें भाई पहली चीज कुछ रूपांतरित और मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। इनके नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए, हम इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, बस खाली आप थोड़ा बहुत नाम याद रख सकते हो। जैसे एक हाइलुरोनिक एसिड होता है, एक किरेटन सल्फेट है, एक डरमेटन सल्फेट होता है, एक हिपैरन सल्फेट होता है, ठीक है, एक कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो हमें संयोजी ऊतक में मिलते हैं। और प्रोटीन्स की बात करो, जैसे अस्थि के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अस्थि में हमें एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है ओसिन। ऐसे ही उपास्थि की बात करो तो वहां पर एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन। तो ये क्या हो गया भाई, इंट्रोडक्शन हो गया आपका एक तरीके से कि भाई ये आपके संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं, और उन संयोजी ऊतक में आपको क्या क्या देखने मिलता है ना। कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, तंतु कौन कौन से होते हैं, और जो आधारीय तत्व है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं, इस पूरे आधात्री को। पहले हम कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इस आधात्री में जो तंतु है और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाता है वो, भाई संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, कि हमारे संयोजी ऊतक में आपको कौन कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं। तो सबसे पहली कोशिका अगर आप देखो जो आपको मिलेगी यहां पर, उसे हम क्या बोलते हैं, तंतु कोरक और फाइब्रोब्लास्ट। अब इस कोशिका को जैसे यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हो कुछ अनियमित आकार की संरचना होती है। ठीक है, चपटी होती है, बड़ी कोशिका होती है, और अनियमित होती है। और काम क्या है भाई, जैसे हम कह रहे हैं कि एक संयोजी ऊतक में क्या होगा, कोशिकाओं के बीच में आधात्री भरा हुआ है, उस आधात्री के अंदर तंतु होते हैं और आधारीय पदार्थ होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो मैट्रिक्स है वो कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना। तो वो आधात्री का जो निर्माण है वो कौन करता है, वो यही आपकी तंतुकोरक कोशिकाएं करती है। तो भाई पहला आप याद रख लेना क्या होगा भाई, बड़ी चपटी और अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं, और जो आधात्री होता है कनेक्टिव टिश्यू में वो कौन बनाता है, वो ये तंतुकोरक कोशिकाएं बनाती है। अब हमारे शरीर में कौन कौन से संयोजी ऊतक में मिलते हैं ये, तो आपका ये याद रखना, एक तो कृत्तिका ऊतक जो कि एक लचीले संयोजी ऊतक के अंदर आता है, और इसके अलावा जो आपके सघन संयोजी ऊतक होते हैं, चाहे वो नियमित हो चाहे अनियमित, दोनों में ही हमें क्या मिलती हैं, तंतुकोरक कोशिकाएं मिलेंगी। तो पहली आपकी जो कोशिका हो गई वो होगी तंतुकोरक। दूसरी जो कोशिका हमको हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में मिलती है उसे हम बोलते हैं महाभक्षकाणु और वृहद भक्षकाणु, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैक्रोफेज।
अब देखो मैक्रोफेज की कहानी थोड़ी सी समझते हैं कि भाई जैसे मान लो ये आपकी बॉडी की सेल्स हो गई, ये आपकी बॉडी की क्या है, सेल्स हैं। और मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, वो किसी ना किसी तरीके तक सेल तक पहुंच गया और उसने क्या करा, इस बैक्टीरिया ने इन सेल्स को मारना चालू कर दिया। तो अब होता क्या भाई, जैसे ही किसी जगह पे कोई बैक्टीरिया पहुंचा और उसने सेल्स को मारना चालू करा, तो उन सेल्स के मरने से वहां पर कई सारे रसायन बनते हैं और वो रसायन कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड में। अब यह तो हमारे ब्लड के अंदर एक कोशिका घूम रही है, ऐसे राउंड कोशिका होती है जिसको मोनोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे गोल सी कोशिका होती है, क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोसाइट। अब क्या हुआ, जैसे इसे मैसेज मिला कि भाई शरीर के किसी भाग में बैक्टीरिया जो है वो कोशिकाओं को मार रहा है, ये क्या करती है, अपनी शेप को बदलती है और ऐसी अमीबा जैसी शेप ले लेती है। और जैसे अमीबा मूव करता है ना, आपने शायद कभी पना सुना हो, 9वीं 10वीं बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई अमीबा जो है ना वो कूट पाद बनाकर मूव करता है, जिसको इंग्लिश में हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करता है, जैसे अमीबा चलता है वैसे ही क्या है, ये कूट पाद को बनाकर आपकी ये जो रुधिर वाहिनी होती है उससे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कहानी क्या हुई भाई कि किसी एरिया में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वहां पर सेल्स मर रही थी, तो वहां से कुछ रसायन कहां पर आ गए, रक्त में आ गए। रक्त में कौन घूम रहा है, मोनोसाइट कोशिका घूम रही है। जैसे उसको मैसेज मिला, उसने क्या करा, अपनी शेप को बदल लिया, अमीबा जैसी हो गई। और जैसे अमीबा चलता है वैसे ही मूव करके ये क्या होती है, जैसे आप देख सकते हो, ये इस कैपिलरी से, इस रुधिर वाहिनी से क्या है, बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद ये क्या करती है, अपना जो आकार है, जो साइज है, उसको बढ़ा लेती है। तो जब इसका साइज बढ़ गया, अब इसको हम क्या बोलते हैं, महा या फिर वृहद भक्षकाणु। क्या बोलेंगे इसको, अब महा या फिर वृहद भक्षकाणु बोल देते हैं। अब इसका काम क्या है भाई, आप जानते हो कि मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो आपके शरीर की भक्षक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को खाकर उनको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, वहां पे आसपास जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो भी जीवाणु वहां पे रोगजनक होगा उसको खाना चालू कर देंगे। अब सिंपली क्या भाई, उस खाने को पचाना है। जैसे भाई जैसे आप खाना खाते हो तो हम क्या करते हैं, हमारे खाने के जो एंजाइम्स हैं वो खाने के ऊपर डाल देते हैं और खाना पच जाता है, और जो खाना पच गया उसको आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो जो काम आपके पाचन तंत्र के अंदर हो रहा है वही काम इस कोशिका को करना है, महाभक्षकाणु को। भाई जैसे आप खाना खाते हो, खाना आप खा रहे हो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, है ना, चाहे आप प्लांट खा रहे हो चाहे एनिमल खा रहे हो, खा तो आप सेल ही रहे हो, है ना। तो सेल को पचाने के लिए हमारी शरीर क्या करती है, कई सारे एंजाइम्स को बनाकर इसके ऊपर छोड़ती है। और फिर जब ये सेल टूट जाती है तो उससे जो भी अणु बने, है ना, जो भी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वगैरह जो भी बनते हैं उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और यूज करती है। तो जो काम आपके पाचन तंत्र के अंदर हो रहा है वही काम अब इस वक्षाणु कोशिका के अंदर होना है। तो देखो कहानी क्या है, कुछ ऐसे, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखो कि भाई जैसे मान लो आपके शरीर में कोई माइक्रोब आया, तो सबसे पहले क्या करती है भाई, ये जो भक्षकाणु कोशिका है इसको खा जाती है और अंदर एक वेसिकल बनता है, उस वेसिकल को बोलते हैं हम फेगोजोम। मतलब ऐसे एक वेसिकल होगा और उस वेसिकल के अंदर बैक्टीरिया होता है। फिर होता क्या है, आप जानते हो भाई हमारी कोशिकाओं के अंदर हमें एक संरचना मिलती है जिसका नाम है लाइसोसोम, है ना, जिसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो इस लाइसोसोम के अंदर अगर हम देखें तो कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि चीजों को पचा सकते हैं। तो होता क्या भाई, जैसे ही आए आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में इस पॉइंट पर कि जो फैगोसोम है और जो लाइसोसोम है ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरा वेसिकल बन जाता है जिसको फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ, अब फेगोलाइसोसोम में ये बैक्टीरिया होगा और इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या हुआ, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स थे वो सारे के सारे एंजाइम इसके ऊपर आ गए। वही कहानी है कि जैसे आपने खाना खाया उसके ऊपर अपने एंजाइम्स को छोड़ दिया, यहां पर इस सेल ने क्या करा, भक्षकाणु ने उस कोशिका को खाया और लाइसोसोम को उसके साथ जोड़ दिया। तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम थे वो सारे उसके ऊपर गिर गए। अब लाइसोसोम में कैसे एंजाइम होते हैं भाई, इसके अंदर प्रोटीएजेस होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, इसके अंदर एमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं,
इसके अंदर लाइपेज होते हैं जो लिपिड्स को तोड़ते हैं, इसके अंदर आपके न्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए आरएनए को तोड़ते हैं। तो उससे होगा क्या, जो उस वेसिकल के अंदर जो बैक्टीरिया था, उसकी जो सेल थी, वो पूरी टूट जाएगी, है ना, पूरा बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो भी चीजें हैं उस वेसिकल में से वो भक्षकाणु कोशिका क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूज कर लेगी। जो चीजें भाई, जैसे हम जो चीज नहीं पचा पाते, हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। सेम चीज जो जो ये कोशिकाएं नहीं पचा पाएगी, जिनको हम रेजिडुअल बॉडीज बोलेंगे, है ना, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाएगा, उसको सेल से और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंपली जो काम आपके पाचन तंत्र के अंदर हो रहा है, वही काम इस कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, तो एक तरीके से कर क्या रही है ये कोशिका, बैक्टीरिया को खाती है और उनको तोड़ देती है ना, मार देती है एक तरीके से उनको। इसलिए इनका क्या नाम रखा गया है, भक्षकाणु कोशिका, है ना। बड़ी होती है साइज में, इसलिए इनको हम महाभक्षकाणु या फिर वृहद भक्षकाणु बोल देते हैं। तो यही याद रख लेना भाई, जैसे अमीबा का जैसा आकार होता है ना, एक अनियमित आकार की बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो किससे बनती है, मोनोसाइट कोशिकाओं से बनेंगी। काम बता दिया आपको, काम क्या करेंगी ये, कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह आया उसको खाने का काम करती है। तो ये दूसरी कोशिका हो गई भी आपके संयोजी ऊतक की, पहली होगी तंतुकोरक, दूसरी होगी आपकी भक्षकाणु कोशिका। अब तीसरी जो कोशिका अगर हम देखें यहां पर, तो उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स कैसे कैसे बनती है, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी मैं खाली इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। भाई जैसे हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है जिसको बी लसीकाणु बोलते हैं हम। ठीक है, इसकी कुछ ऐसी संरचना होती है, और इस कोशिका के ऊपर अगर आप देखोगे आपको कुछ ग्राही मिलते हैं, कुछ रिसेप्टर्स मिलते हैं। होता क्या भाई, जैसे कोई बैक्टीरिया आता है, कोई भी रोगजनक आया, और जैसे ये रोगजनक क्या करता है, इस कोशिका पे जो ग्राही है इनसे जुड़ेगा जाके, तो ये सेल जो होती है क्या होती है, सक्रिय हो जाती है और डिवाइड करने लगती है। डिवाइड करने के बाद याद रखना है, दो कोशिकाएं बनाती है, एक को बोलते हैं हम स्मृति कोशिका, मेमोरी सेल। क्योंकि आपने सुना होगा भाई, हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी पैथोजन से लड़ता है, उसको मारता है, तो उसको याद रखता है। तो कहानी क्या हुई भाई, आपके शरीर में बीलसिकाणु कोशिका है, उसके ऊपर ग्राही होते हैं। जैसे कोई रोगजनक आके उसके ऊपर जुड़ता है, वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद डिवाइड कर जाती है। डिवाइड करने के बाद दो प्रकार की सेल्स बनती है, एक तो स्मृति कोशिका जो कि स्टोर हो जाएंगी, ये फ्यूचर में यूज में ली जाती है। ठीक है, और एक दूसरी कोशिका बनती है वहां पर जिसको हम प्लाज्मा कोशिका बोलते हैं। अब इस प्लाज्मा कोशिका को अगर आप देखो तो कुछ ऐसे अंडे के आकार की कोशिका होती है यहां पर। ठीक है, और इसके केंद्रक को अगर आप देखो तो कार्टविल समझते हो भाई, जैसे बग्घी का एक पहिया होता है, वैसा इसका न्यूक्लियस दिखता है कुछ। और इसके बाहर अगर आप देखोगे तो जो अंत्य द्रव्य जालिका होती है, और कौन सी वाली, जो खुरदुरी होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका एक जाल सा आपको देखने मिलता है यहां पर। ठीक है, और काम क्या होता है इस कोशिका का, भाई आपने सुना होगा प्रतिरक्षी, कि जब भी हमारे शरीर में कोई क्या होता है, कोई रोगजनक आता है, कोई प्रतिजन आता है, तो हमारा शरीर उसको मारने के लिए बहुत सारी प्रतिरक्षी बनाता है। तो अभी के लिए आप याद रख लेना कि प्रतिरक्षी बनाने का जो काम है वो कौन करता है, वो आपके शरीर की प्लाज्मा कोशिकाएं करती हैं, जो आपको आपको कहां पर देखने मिलती हैं, आपके संयोजी ऊतक के अंदर। ठीक है, फिर प्रतिरक्षी जाकर आपके ब्लड में घूमती रहती है, जहां जहां पर पैथोजेंस होंगे उनको मार देंगी। ठीक है, तो याद रखना भाई, हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक होती है तरल माध्य और एक होता है कोशिका माध्य। ये 12th क्लास में एक अलग से टॉपिक है पूरा, तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए याद रख लेना भाई, अगर आपके शरीर में कोई पैथोजन गया, तो उसके पास दो ही रास्ते हैं। क्या, या तो वो बाहर आपके तरल में इधर से उधर घूमता रहे, या तो वो किसी कोशिका के अंदर घुस जाए। ठीक है, तो याद रख लेना, कोशिका के अंदर अगर घुस गया तो उसको मारने का काम टी लसीकाणु करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स करती हैं। ठीक है, और इस प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं क्या, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। लेकिन अगर बाहर तरल में कोई घूम रहा है तो उसको मारने का काम प्रतिरक्षी करती है। और प्रतिरक्षी कौन बना रहा है, प्लाज्मा कोशिका। और प्लाज्मा कोशिका किससे बनती है, बी लसीकाणु से। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे 12th क्लास में आएगा टॉपिक डिटेल में, कि हमारे शरीर के तरल में अगर कोई घूम रहा है, जैसे ब्लड में कोई इधर से उधर घूम रहा है, लसिका के अंदर इधर से उधर कोई घूम रहा है,
तो उसको मारने का काम कौन करता है? प्रतिरक्षी करती है। तो आप ये याद रख लेना भाई, अगर हम बात करें प्लाज्मा कोशिका की, तो कुछ अंडाकार कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक जो पहिए की पग्गी होती है ना, कार्ट व्हील वैसा कुछ दिखता है। काम क्या है इनका? इनका काम होता है प्रतिरक्षी का निर्माण करना, जो पैथोजेंस को मारने में सहायता मदद करती है। तो ये तीसरी कोशिका हो गई हमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपकी प्लाज्मा कोशिका। चौथी कोशिका अगर हम देखें यहां पर, तो इसको हम मास्ट सेल बोलते हैं। अभी मास्ट सेल में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में। तो इसके आगे की जो दो कोशिकाएं हैं और जो थोड़ा बहुत आधातरी का भाग है, उसको हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने कितनी चीजें पढ़ ली है कि भाई एक तो कोशिक आपके संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं, है ना, उनके अंदर कोशिकाएं कौन कौन सी मिलती हैं। तो कोशिका वाला टॉपिक हमने चालू करा है, इसमें मैंने आपको तंतु कोरक, महाभक्षकाणु और प्लाज्मा कोशिका पढ़ा दी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मास्ट कोशिका, वसा कोशिका और ये फिर बाहर जो आधात्री है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अस्थि अणु आपको जब अस्थि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसके बारे में। ऐसे ही उपास्थि के बारे में, उपास्थि अणु के बारे में उपास्थि में पढ़ा दूंगा। आरबी से डब्ल्यू से प्लेटलेट जब ब्लड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और लसीकाणु के बारे में हम जब लसीका पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इस वाले टॉपिक में हम मेनली जो सेल्स पढ़ेंगे वो सिर्फ ये 5 सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और ये आधात्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप इन लेक्चरों से कुछ सीख रहे होगे। ठीक है भाई, तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।